हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आप अपनी अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, जिसकी डेट्स अब आपको मिल ही गई होंगी ऑफ कोर्स। और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और 80 मार्क्स का आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा ऑन 31 मार्च 2023। तो ये 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स यानी 20% की वेटेज है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिकल से। तो अगर सही अप्रोच से आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 20 ऑन 20। इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सो आपको स्कूल टीचर्स ने बता दिया होगा दैट यू विल हैव अ रिटन टेस्ट ऑफ 12 मार्क्स। वहीं पर आपका स्कूल में ही रिटन टेस्ट होगा प्रैक्टिकल वाले दिन ही, जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियोज चैप्टर से वो कुछ क्वेश्चंस करने को देंगे। 12 मार्क्स का आपके रिटन टेस्ट होगा। इन सम स्कूल्स वो पहले ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे देते हैं बच्चों को कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। तो अगर आपको ऐसा नहीं भी उन्होंने कोई लिस्ट दी है तो ऑफ कोर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर और रेशियोज आपको एनीवे प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उसे आप अच्छे से करेंगे। दिस इज फॉर योर रिटन टेस्ट। देन आपकी प्रोजेक्ट फाइल है जो आपने ऑलरेडी बना ली होगी और अपने स्कूल टीचर से उसे चेक करवा लिया होगा। तो प्रोजेक्ट फाइल बाय नाउ यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड इट। और प्रोजेक्ट में जो आपने अपनी कंपनी ली है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप एनालिसिस कर रहे हो, उस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स द नेम ऑफ द कंपनी, वो किस प्रोडक्ट्स में डील करती है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है और उसके फाउंडर या चेयरमैन या सीईओ कौन है। तो बेसिक बातें कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए और फाइल में भी जो आपने चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर एक कैलकुलेशन आपको रेशोज जो आपने कैलकुलेट किया है वो पता होनी चाहिए, नहीं, बट द बेसिक थिंग्स विच यू रिटन इन योर फाइल लाइक द फॉर्मूलाज ऑफ द रेशोज, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। देन आता है वाइवा विच इज द वर्बल इंटरैक्शन। और यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं बिकॉज नाउ द एग्जामिनर कैन आस्क यू एनीथिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। प्राइमरीली वैसे वो आपसे बुक 3 का ही पूछेंगे विच इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली जो आपकी बुक है। बट अगेन हम उन्हें रोक नहीं सकते, वो हमसे कहीं से भी पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। कई बार तो वो खुद ही कह देते हैं कि अच्छा बताओ कौन सा टॉपिक तुम्हें आता है, उसी में से पूछ लेंगे। कई बार कॉन्वर्सेशन काफ़ी फ्रेंडली भी होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स, बट वी हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड। तो वाइवा के लिए आपको वैसे कोई भी नहीं बता सकता 100% कि ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो आपसे क्या पूछे। अगेन लाइक आई सेड, कुछ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में ही बात खत्म हो जाती है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नथिंग इज सर्टेन एंड नो वन कैन एग्जैक्टली टेल यू कि आपसे वाइवा में क्या पूछा जाएगा। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ। 50 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं, जिनको आप एक बार गो थ्रू कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट मी रिपीट, वैसे आपको कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्या पूछेंगे, बट दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस वीडियो और लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड। ठीक है, आपने अगर प्रिपेयर कर लिया है ऑलरेडी वाइवा के लिए तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि अच्छा इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आ रहा है या नहीं। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चंस जो आपको अपने वाइवा के लिए बिल्कुल पढ़कर जाने हैं। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले वो आपसे पूछ सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, तो आप कहेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। प्रॉपर डेफिनेशन पता हो तो और भी अच्छा कि ऑपरेटिंग जैसे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द change in size and composition of the owner's capital and borrowings of the enterprise। ये मतलब प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इनका मीनिंग आपको वैसे पता ही है। सभी रेशोज का फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं किसी भी रेशो का फॉर्मूला। तो जैसे 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, लिक्विडिटी रेशोज, सॉल्वेंसी रेशोज, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। इसके अलावा 3 रेशोज जो इस बार सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की है उनके फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, विच इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो।
तो सभी रेशियोज के फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, यस वो कह सकते कि चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सुनाना शुरू कर दो, विच इज गिवन एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आप स्टार्ट कर देंगे ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स एंड सो ऑन। ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। वैसे भी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है थर्ड बुक का सब हेड मेजर हेड वाला, उसके लिए भी यू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हम एसपीएल का फॉर्मेट है वो भी आप लर्न करके जाए, जैसे बैलेंस शीट का कर रहे हो ऐसे एसपीएल का भी करोगे, विच इज गिवन बाय पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, सपोज वो आपसे पूछ ले, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब जो आप इनकम अर्न कर रहे हो अपने मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो प्रॉफिट के लिए आप कर रहे हो, इसमें बेसिकली नेट सेल्स आता है विच इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल ऑफ स्क्रैप भी इसी का पार्ट होता है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं बैंक चार्जेस को आप एसपीएल में कहाँ दिखाते हो, तो आप कहेंगे अदर एक्सपेंसेस। कुछ बच्चों को लगता है ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर शो होता है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। फिर प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, या फिर इसका मेजर हेड सब हेड क्या है, तो प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता है प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को आप इस साल का डिविडेंड पेड मानते हो, जिसे आप ऊपर वर्किंग में ऐड करते हो टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो शो करते हो। किससे? प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। और इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है उसे हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं एज पर AS4, क्योंकि अभी डिविडेंड सिर्फ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है और अभी शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करेंगे इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तभी जाके इसे हमें पे करना होगा। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी विच इज not shown in the books of accounts but is shown in notes to accounts. फिर कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। और इसका जो पीरियड है वो यू कैन से 3 months और लेस, मतलब 3 months और लेस में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस टू बी रिटन ऑफ इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होती है डेप्रिसिएशन, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। और अमोर्टाइजेशन इज द एक्सपेंस टू बी रिटन ऑफ इन स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑन इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, उस पे होती है अमोर्टाइजेशन। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। तो ये समराइज स्टेटमेंट्स होती हैं ऑफ अकाउंटिंग डेटा, और इससे हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द एंटरप्राइज रिलेटेड टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी और अबाउट इट्स फाइनेंशियल पोजिशन। व्हेन वी से फाइनेंशियल पोजिशन वी मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, तो इसमें ऑफ कोर्स आता है बैलेंस शीट विच इज द पोजीशन स्टेटमेंट, एसपीएल जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। बट कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक स्मॉल कंपनी और 1 person कंपनी और डोरमेंट कंपनी। ओके फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, जो आपकी बुक का भी नाम है और आपने भी किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस, तभी तो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेसिकली एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड टू टेक सर्टेन इकोनॉमिक डिसीजंस। ओके देन चैम्प्स मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि मेजर हेड और सब हेड से रिलेटेड एक मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप सभी आइटम्स का मेजर हेड और सब हेड समझ सकते हैं। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप वो वीडियो देखें, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो ये मैंने लिखा है जो क्वेश्चन, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स और इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इनका मेजर हेड और सब हेड क्या है, तो ये दोनों ही है करंट लायबिलिटीज और ये दोनों ही है अदर करंट लायबिलिटीज, बट इनका नाम तो थोड़ा डिफरेंट है, बट ये दोनों ही करंट लायबिलिटीज है और अदर करंट लायबिलिटीज है। क्यों, इसके लिए आप उस वीडियो को रेफर करें। देन एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, तो एरियर्स मतलब जो पिछले सालों से ड्यू है डिविडेंड, और यहाँ पे जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आप समझ लीजिए, जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, सपोज ये ईयर है 1920,
फिर है 2021 और फिर है 21-22। मान लीजिए 1920 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए हमने कोई डिविडेंड नहीं दिया अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एंड रिमेंबर, अगर हम माने कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। फिर मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए हमने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं दिया। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर फिर उसके बाद प्रॉफिट हो गया, तो अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो पिछले सालों का भी डिविडेंड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, राइट। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो पीछे से जो एरियर्स चले आ रहे हैं डिविडेंड के, वो भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। करने पड़ सकते हैं मैंने क्यों बोला, तभी पे करोगे जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये होती है हमारी एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कि भाई अब अगर आने वाले साल में प्रॉफिट हो गया तो हमें पीछे का भी एरियर पे करना पड़ेगा। सो दिस इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, और आपको पता है कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते बट नोट्स में अलग से शो करते हैं, राइट। आगे चलते हैं। An activity that is always financing, be it for finance company or a non-finance company, तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है wherein मैंने आपको सभी एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट करना सिखाया है कि आप कैसे बताएंगे एक एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये पूछ रहे हैं कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ जो हमेशा फाइनेंसिंग ही होती है, चाहे हम किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो आंसर है इसका डिविडेंड पेड। डिविडेंड देना हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा, बिकॉज जब आपने शेयर्स इशू किए हैं पैसा उठाने के लिए, ये फाइनेंसिंग है, तो उसके बदले में जो दे रहे हैं वो भी हमेशा फाइनेंसिंग होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइनेंस कंपनी है या नॉन फाइनेंस कंपनी है, सभी के लिए ये फाइनेंसिंग इन नेचर ही होगा। देन व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, गिव एग्जांपल। आई थिंक ये आपको 11th क्लास से ही पता है। सो ये होती है लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। एक तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, एक हो गया क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेथ्स, कि कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस किया हुआ है और अभी हम वो केस ना जीते हैं ना हारे हैं, कुछ क्लेम्स हैं जो शायद हमें देने पड़ेंगे शायद नहीं देने पड़ेंगे, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ओके, आगे चल रहे हैं। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा, इनफ्लो आउटफ्लो या नो फ्लो। तो लेट मी टेल यू, इससे होगा नो फ्लो, क्योंकि जब भी वो आपसे पूछ रहे हैं इनफ्लो आउटफ्लो तो वो पूछ रहे हैं ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, राइट। तो अगर आपने करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और आपके पास कैश बढ़ गया है, दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट है। तो इट इज लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में ही मूवमेंट हो रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का एक कंपोनेंट कम हो रहा है, एक कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो ये कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, उसके बीच में ही मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट अक्रॉस द कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो ये है नो फ्लो। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। अगेन आई होप आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट बात कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू गिव यू द एग्जांपल्स। इन सभी पॉइंट्स को मैंने बहुत डिटेल में सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो डू वॉच दोज वीडियोस। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, द सेम थिंग। अब कैश एट बैंक बढ़ रहा है और कैश इन हैंड कम हो रहा है, दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट है, तो एक कंपोनेंट कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नो फ्लो, राइट। ओके चैम्प्स, फिर वो अगर आपसे पूछते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं जिन्हें आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज, इसलिए ये रेकर नहीं करती। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का जो एग्जाम्पल है वो तीनों एक्टिविटीज के लिए सेपरेट हो सकता है। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए बायबैक ऑफ शेयर्स कुड बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू लेट्स से अर्थक्वेक। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के तीनों अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फॉर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा है कि मेजर हेड सब हेड आप सभी का लर्न करके जाएंगे, बट कुछ स्पेशल है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। पब्लिशिंग टाइटल्स, सो पब्लिशिंग टाइटल्स इज अ नॉन करंट एसेट, दिस इज द मेजर हेड।
और सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल एसेट्स, उसमें इंटैंजिबल एसेट्स, a little hyphen and then you'll write or you'll say actually intangible assets. Two examples of cash equivalents. तो इसका एग्जाम्पल हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स जो आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो. कैन इंटरेस्ट रिसीव बी एवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द आंसर इज यस if interest received on calls in arrears. ओके, अब कॉल्स इन एरियर्स क्या होते हैं कि आपने अपने शेयर होल्डर से पैसे मांगे और उन्होंने नहीं दिए. कॉल्स इन एरियर्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि पहले आप शेयर्स इशू कर रहे हो, लोगों से फंड्स रेज कर रहे हो और फिर उसकी वजह से आगे चल के कॉल्स इन एरियर्स हो सकते हैं. तो ये कुछ फाइनेंसिंग नेचर है. तो कॉल्स इन एरियर्स पे अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, जैसे आपको पता है कि अगर मैंने पैसे मांगे हैं शेयर होल्डर से और उसने नहीं दिए और कुछ टाइम बाद उसने पैसे दिए, तो आई विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट. तो वो जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज फाइनेंसिंग नेचर का इंटरेस्ट, बिकॉज दिस इज कॉल्स इन एरियर्स इज एक्चुअली समथिंग टू डू विद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है, राइट. तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड कभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकता है, तो आप कहेंगे यस इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर्स. नाउ लेट मी आस्क यू, क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड कभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकता है? तो आप कहेंगे अगेन द आंसर इज यस. अगर हम एक फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकता है, क्योंकि वो उनका रोज का काम हो रहा है. किसी से लोन लेना, किसी को लोन देना, किसी को इंटरेस्ट देना, कहीं से इंटरेस्ट मिलना. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो सकता है अगर हम बात कर रहे हैं एक फाइनेंस कंपनी की. और वैसे सिंपली इंटरेस्ट रिसीव्ड की नेचर होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट. आगे चलते हैं. व्हाट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अ कंपनी इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग इट्स ओन ट्रेड और बिजनेस. देन बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. इसका इफेक्ट क्या होगा? लिक्विड रेशियो पे. वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सभी देख के जाने चाहिए एक बार. एनीवे यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे वर्बली पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट फिर भी वो आपसे कोई क्विक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो इससे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं वेर इन मैंने हर डिफरेंट रेशियो के इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. बट इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस, तो बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, इसका लिक्विड रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज. सो जैसे ये एक फर्म है, इसने किसी को सेल किया क्रेडिट पे सामान, तो ये डेटर बन गया. जैसे वही स्टोरी जो हम 11th में पढ़ते थे. फर्म को इस पे भरोसा नहीं है तो फर्म एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगी, इससे कहेगी कि साइन करके वापस दे दो, जो फर्म के लिए होगा बिल रिसीवेबल. फिर फर्म बैंक के पास जाएगी, इससे डिस्काउंट करवा लेगी. अगर फंड्स की अर्जेंसी है तो ये बिल रिसीवेबल बैंक के पास चला जाएगा. बैंक ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास जाएगा पैसे लेने, बट अगर ड्रॉई पैसे ना दे यानी बिल डिसऑनर हो जाए तो बैंक हमारे पास आएगा यानी फर्म के पास आएगा और हम इसके पास जाएंगे. तो हमारे लिए एक हमारा डेटर बन जाएगा जो कि ड्रॉई है. ड्रॉई से पैसे लेके हमें बैंक को देने. तो यहाँ पे हम एंट्री भी क्या करते थे 11th में? ड्रॉई टू बैंक, बैंक को देने हैं. बैंक को सॉर्ट ऑफ हम अपना क्रेडिटर बना रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो. तो यहाँ पे एक एसेट बढ़ रहा है, ड्रॉई या डेटर बन रहा है, और एक एसेट यहाँ पे हमारा कम हो रहा है कि हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं. तो एक एसेट बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. ये दोनों ही एसेट्स लिक्विड एसेट्स का पार्ट है, तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो नो इफेक्ट. तो द आंसर इज नो चेंज, राइट, नो चेंज. ओके, नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट. का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ऑफ एन एंटरप्राइज. AS3 रिवाइज्ड हमें ये बनाने के लिए बताता है, फॉर्मेट बताता है. सो उसके बाद बेसिक वो आपसे पूछ सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियोज का मीनिंग क्या होता है. तो सॉल्वेंसी रेशियोज हमें बताती है फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. लिक्विडिटी रेशियोज हमें शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के बारे में बताती है, कंपनीज एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म
इंडेटेडनेस और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जैसे करंट रेशो, लिक्विड रेशो। एक्टिविटी रेशोज हमें बताती है द इफेक्टिवनेस विद विच द कंपनी यूजेस इट्स रिसोर्सेज, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हमें बताती हैं अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ मच द रिटर्न कंपनी इज अर्निंग थ्रू दी एफर्ट्स, जैसे नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ओके, देन इशू ऑफ बोनस शेयर्स का क्या फर्क पड़ेगा डेट इक्विटी रेशो पर। नाउ अगेन आई वुड रिपीट कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखकर जाने हैं, बट स्पेसिफिकली मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। तो बोनस शेयर्स अगर आप इशू करते हो तो डेट इक्विटी रेशो पे क्या फर्क पड़ता है। बच्चे यूजुअली सोचते हैं कि इससे शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो इक्विटी बढ़ रही है तो हमारी रेशो कम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, बट ये गलत है। दिस इज नॉट द राइट आंसर। अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो बोनस शेयर्स तो डेफिनेटली आपकी शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी, बट साथ में आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस कम होंगे क्योंकि आप रिजर्व्स में से पैसे ले रहे हो टू इशू द बोनस शेयर्स। जैसे आप पढ़ते भी हो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को आप यूज कर सकते हो टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो रहा है, दोनों ही इक्विटी का पार्ट है। तो एक कंपोनेंट बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विटी एंड नो इफेक्ट ऑन डेट। तो द आंसर इज नो चेंज, राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 75%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियोस में। दोनों रेशियोज का सम 100% होता है तो आप यहाँ पे बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि 25% विल बी द आंसर। एक ऐसी ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दें जिसका एक पार्ट इन्वेस्टिंग है और एक पार्ट फाइनेंसिंग है। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका एक पार्ट इन्वेस्टिंग है एक पार्ट फाइनेंसिंग है, तो दिस वुड बी समथिंग लाइक परचेज ऑफ एन एसेट, जैसे परचेज ऑफ अ मशीनरी अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड और हायर परचेज सिस्टम। तो अगर आप एक मशीनरी खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग नेचर हो गई, और आपने हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा वापस करोगे, तो दिस इज समथिंग लाइक जैसे आप लोन ले रहे हो और धीरे धीरे पैसा वापस कर रहे हो, तो वो फाइनेंसिंग नेचर का हो जाएगा। जैसे अगर आपने कार ली है और उसके लिए लोन लिया है, तो दिस इज समथिंग लाइक एक ही ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टिंग कंपोनेंट और फाइनेंसिंग कंपोनेंट। आई रिपीट, परचेज ऑफ मशीनरी अंडर हायर परचेज सिस्टम। ओके, इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या होता है। आई थिंक वेरी सिंपली यू कैन से इंटरफर्म होता है एक ही फर्म का कंपैरिजन अपने ही आप से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं खुद की ही एंटरप्राइज को स्टडी कर रही हूँ और कई सालों को मैं कंपेयर कर रही हूँ, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन में यू कंपेयर 2 और मोर एंटरप्राइजेस और आप उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो इफेक्ट ऑन करंट रेशो बताना है ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ता है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वैसे तो डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, बट जब डिबेंचर्स रिडीम होने में सिर्फ 1 साल रह जाता है तो वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। जब डिबेंचर्स रिडीम होने में सिर्फ 1 साल रह जाता है तो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो अब अगर डिबेंचर्स यहाँ पे रिडीम हो रहे हैं यानी उससे 1 साल पहले से वो करंट लायबिलिटी बन गए होंगे। प्लीज रिमेंबर दिस इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। अगर डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं तो उससे 1 साल पहले वो हमारी करंट लायबिलिटी बन गई होगी, और अब वो करंट लायबिलिटी खत्म हो रही है जो बन गई थी। तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है तो पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, तो हमारा करंट एसेट भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे करंट एसेट्स भी कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज भी कम हो रही है। ऑलरेडी रेशो अगर 2:1 है तो जैसे मान लेते हैं 2 लाख और 1 लाख, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से 50,000, तो यहाँ पे 50,000 कम हुआ, यहाँ पे 50,000 कम हुआ, सो दिस वुड बी 3:1। तो हम कहेंगे कि रेशो इंप्रूव हो रही है, पहले 2:1 थी अब हो गई है 3:1, राइट। सो क्विकली आप इसको सोच के बता सकते हैं। परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश, इसका भी इफेक्ट करंट रेशो पे बताना है। अगेन कैश दिया है और लूज टूल्स खरीदे हैं। देखो कैश दिया है तो करंट एसेट कम हो रहा है, बट प्लीज माइंड इट, लूज टूल्स वैसे तो इन्वेंट्री का पार्ट होता है,
यानी कि करंट एसेट का पार्ट होता है, बट करंट रेशो की कैलकुलेशन के लिए हम लूज टूल्स को करंट एसेट का पार्ट नहीं मानते। ये हमारी बुक में क्लियरली मेंशन्ड है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि लूज टूल्स आर नॉट मेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और दे आर नॉट केप्ट फॉर सेल और एनीथिंग लाइक दैट। तो लूज टूल्स वैसे तो करंट एसेट का पार्ट होते हैं, बट करंट रेशो की कैलकुलेशन के लिए हम उन्हें करंट एसेट्स का पार्ट नहीं मानते। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा कैश कम हो रहा है, जो लूज टूल्स खरीदे हैं वो इसका पार्ट नहीं है। तो ओनली न्यूमरेटर कम हो रहा है, तो आंसर क्या बोलेंगे? दैट रेशो इज डिक्रीजिंग। देन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को हम एसपीएल में कहाँ दिखाएंगे? अच्छा, एसपीएल का जो फॉर्मेट है उसमें एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एक होता है अदर इनकम। तो इसे हम अदर इनकम में दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? तो यहाँ पे आप कहेंगे जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। और मटेरियल क्या होता है? ये होता है रॉ मटेरियल या अदर मटेरियल विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो कहेंगे अच्छा मटेरियल और स्टॉक इन ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है? तो मटेरियल तो रॉ मटेरियल हो गया, और स्टॉक इन ट्रेड इज लाइक आपने कोई सामान खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और उस पर आप कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे। मान लीजिए मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं पेन्स खरीद के पेन्स बेच देती हूँ, तो ये पेन्स मेरे लिए है स्टॉक इन ट्रेड। बट अगर मैं पेन्स को मैन्युफैक्चर करती हूँ और इसके लिए लेट्स से रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, प्लास्टिक और इंक, तो वो मेरे लिए मटेरियल है, राइट? कुछ ऐसा वो आपसे अगर पूछते हैं तो यू शुड बी एबल टू आंसर। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, इससे इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा? इनफ्लो आउटफ्लो वाले क्वेश्चंस मतलब वो पूछ रहे हैं इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट इज लाइक अ करंट लाइबिलिटी, जैसे आपको पैसे वापस करने हैं, शॉर्ट टर्म है इसकी नेचर। अगर वो डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए ओपनिंग है 50,000 और क्लोजिंग है 40,000, तो ये कम हो रही है इसकी वैल्यू कैश क्रेडिट की, यानी आपने पेमेंट कर दी होगी तभी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका आंसर हो गया आउटफ्लो, राइट? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है? वैसे ये इस बुक से नहीं है, थर्ड बुक से नहीं है, बट स्टिल अगेन एज आई सेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो जस्ट प्रैक्टिस। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसके बारे में बात करता है, और सेबी ने कहा है कि कम से कम 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, इतनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव होनी चाहिए, तभी यू विल प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Then 3 financial characteristics which are analyzed by financial analysis. Okay, ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किन 3 फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं जब हम एनालिसिस कर रहे हैं एक कंपनी का? सो दैट इज सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देन इसके बाद है विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप 11th में भी पढ़ते थे कि हमने कंपनी को बाहर बाहर से तो सुंदर दिखा दिया, बट उसके अंदर चीजें बहुत खराब है, इन द सेंस कि हमने अकाउंट्स को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर दिया, अच्छे प्रॉफिट्स दिखा दिए, बट अगर इंटरनली कंपनी में देखें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो showing the financial position better than what it actually is, this is window dressing and this is one of the limitations of financial statements, right? Then inventories को हम क्विक एसेट्स का पार्ट क्यों नहीं मानते? जैसे आपको पता है कि क्विक एसेट्स निकालने के लिए हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। क्यों इन्वेंट्रीज को माइनस करते हैं? क्यों ये क्विक एसेट्स नहीं है? क्योंकि इनकी जो सेल है वो सर्टेन नहीं है, मार्केट में डिमांड पे डिपेंड करती है कि हम अपनी इन्वेंट्री को सेल कर पाएंगे या नहीं। ऑल्सो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम इनको क्विक एसेट्स नहीं मानते। एक क्वेश्चन और जो वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर रहे हो टू फाइंड द क्विक एसेट्स, तो वो इन्वेंट्री कौन सी है, ओपनिंग या क्लोजिंग? तो आप बोलेंगे क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ही एसेट्स का वैसे पार्ट होती है। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड, अगर आपने लोन दिया है तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है? सिंपल केस में तो ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आपके पास फ्री पैसे पड़े थे तो आपने सोचा चलो किसी को लोन दे देते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट अगर हम एक फाइनेंस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो रोज का काम है, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी उसके लिए लोन देना, लोन लेना, लोन देना उसके लिए रोज का काम है। तो आप बोलेंगे
In case of a non-financial company, this is investing activity, but in case of a financial company, this is an operating activity, right? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इससे भी रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. सो दिस इज द टाइम गैप बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स कन्वर्जन इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. मतलब आपको रॉ मटेरियल मिलता है, फिर उसको आप कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड में, फिर उसको आप बेचते हो, फिर आपका डेटर बनता है, फिर डेटर से पैसे मिलते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं. और अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन नहीं है तो उसे हम 12 मंथ्स मानते हैं. आगे चलते हैं. व्हाट इज अ प्रोविजन? तो प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जिसे हम क्रिएट करते हैं where we know that a liability is going to exist. So liability is known but the amount is not known, right? और इसे हम prudence के concept के according जैसे create करते हैं. एग्जाम्पल हो गया provision for doubtful debts, provision for tax, etc. करंट रेशियो क्या होगी अगर नेट वर्किंग कैपिटल जीरो है? ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर वर्किंग कैपिटल जीरो है यानी सीए माइनस सीएल जीरो है, सीए माइनस सीएल जीरो है यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो सेम है, तो करंट रेशियो क्या होगी? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो आंसर होगा 1:1, राइट? ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम करंट एसेट्स नहीं मानते फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ करंट रेशियो. क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक्चुअली दे आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश, इसलिए हम नहीं मानते. सिक्योरिटी डिपॉजिट का मेजर हेड और सब हेड क्या है? देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि आपने डिपॉजिट रखा है. सपोज आप कोई जगह रेंट पे ले रहे हो तो आप लैंडलॉर्ड के पास डिपॉजिट रख रहे हो कि जब आप ठीक ठाक उस जगह को खाली करके जाओगे तो ये आपको यूजुअली वापस मिल जाता है, राइट? तो ये हमारा एसेट है क्योंकि हमें ये वापस मिल जाएगा. तो ये यूजुअली लंबे समय के लिए होता है, तो ये हमारा नॉन करंट एसेट है और उसमें हम बोलते हैं अदर नॉन करंट एसेट. सो मेजर हेड इज नॉन करंट एसेट और सब हेड इज अदर नॉन करंट एसेट, राइट? अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है भाई? आपने रेशियोज फाइंड आउट किए हैं तो मीनिंग तो पता होना चाहिए ना. दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows the relationships between two items or group of items which are contained in the financial statements. तो एक mathematical expression है, of course. Question है what is the meaning of commitments? जैसे contingent liabilities और commitments को हम side by side पढ़ते हैं, तो commitments are kind of the promises जो कंपनी ने किए हैं, financial commitments which the company has agreed to for the activities which are going to be taken in future, which are going to be undertaken in future. तो ये एक तरह का प्रॉमिस है. और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अलग होता है, वहां पे होता है लाइबिलिटी अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. कमिटमेंट का एग्जांपल हो गया जैसे एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन फ्यूचर. कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, यू नो, लाइक दैट. सो कमिटमेंट. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, अभी मैं आपको बता रही थी कि जैसे डिबेंचर्स है वैसे वो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं, बट रिडीम होने से एक साल पहले वो हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाते हैं और फिर वो आते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स की कैटेगरी में. तो इसे हम शो करते हैं मेजर हेड, क्योंकि करंट मैच्योरिटीज है तो ऑफ कोर्स ये हमारी करंट लाइबिलिटी हुई. और सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स व्हाई? बिकॉज जैसे डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी, अब वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गई, जिसको आपने पैसे वापस करने हैं शॉर्ट पीरियड में. ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, which is mentioned in the memorandum of association of the company, the capital which the company can raise throughout its life, right? Authorized capital. Okay, चलिए आगे चलते हैं. maximum number of partners in a partnership firm. Again ये इस बुक से नहीं है, but a general question, so you should know maximum number of partners in a partnership firm 50, and this is given as per the Companies Act 2013. Okay, maximum amount of discount at which forfeited shares can be reissued. So this is the maximum discount is जितने पैसे आप ले चुके हैं शेयर होल्डर से, दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन ऑफर व्हेन यू रीइश्यू द शेयर्स, यानी द अमाउंट व्हिच इज क्रेडिटेड in the forfeited shares account at the time of forfeiture, that is the maximum discount which you can offer. लॉजिक मैंने दिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में. अदर इनकम जो होता है एसपीएल में, उसके एग्जांपल्स कई सारे हो सकते हैं. रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स.
डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, इससे होगा इनफ्लो आउटफ्लो या नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो लेट मी टेल यू, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड से होगा आउटफ्लो, बट आप कहेंगे व्हाई, अभी तो सिर्फ डिक्लेयर ही किया है, बट एक्चुअली डिक्लेरेशन के विद इन 30 days यू हैव टू पे द डिविडेंड। तो डिक्लेयर को हम पेमेंट ही मान लेते हैं, सो दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट? ओके चैम्प्स, तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई वांट टू रिपीट दिस कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस वीडियो था या फिर एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा कि इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि नोबडी कैन टेल यू एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। इट डिपेंड्स ऑन दैट मोमेंट, राइट? बट येस, इट वाज अ गुड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, आई होप। एंड बहुत अच्छे मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में लग जाएंगे। ज़्यादा टेंशन की कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। यूजुअली बच्चों के अच्छे मार्क्स लग जाते हैं प्रैक्टिकल में, 17 से कम तो नहीं लगते यूजुअली। तो 17 से तो ज़्यादा ही आएंगे। अच्छे से आंसर करोगे तो डेफिनेटली 20 on 20 आपके लग जाएंगे। इट्स नॉट अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, क्योंकि ये मार्क्स इन अ वे आपके स्कूल के हाथ में है, तो वो चाहेंगे ही कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एटलीस्ट यहाँ पे तो लग जाएं, राइट? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियो भी लेकर आऊंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।